अब आगे आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये हो गया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में और कैसे आज इंडिया यहाँ तक पहुंचा, इस पर अब हम बात करेंगे इस क्लास में। तो अब मैं शुरू कर चुका हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, इसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए। अभी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पर पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस पे, और इसका एक बेसिक पार्ट एनसीईआरटी का मैं कवर कर रहा हूँ। जब एनसीईआरटी पूरी खत्म हो जाएगी तब हम इसके मेन उस पर आएंगे, मेन कंटेंट पर आएंगे। और एनसीईआरटी 15-15 दिन में खत्म हो जाएगी, तो इस महीने हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर देंगे दोनों का। फरवरी से हम आ जाएंगे मेन उस पर। तो बेसिक बात आप जानो। तो पहले आता है कि इंपॉर्टेंट क्या था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला पॉइंट क्या था, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यहाँ पे द एक्ट वाज पास ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको पास किसने किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया। इसकी मेन बातें हम आगे करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे पहली मेन बात क्या थी, पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। ये नोट करें। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। ठीक है, तो पहली बात तो ये, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पास किया था। इसके बाद क्या आएगा, दूसरा पॉइंट। और दूसरा क्या किया था, दूसरा ये हुआ था कि उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल सबमिटेड प्रेसिडेंट्स मद्रास एंड कलकत्ता। तो जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, दूसरा पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन वारेन हेस्टिंग्स को, ये तो गवर्नर जनरल बंगाल थे, इनको बना दिया गया था क्या, मद्रास और मुंबई का भी, मद्रास एंड मुंबई, ये दोनों इसके अंडर में आ गए थे इस एक्ट के बाद। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था, लेकिन इसे मुंबई और मद्रास दोनों का गवर्नर जनरल इस एक्ट के द्वारा बना दिया गया, मतलब ये इसके अंडर में काम करेंगे। आगे की फिर क्या हुआ था, आगे हुआ था एक काउंसिल बनाई गई थी, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल का गठन किया गया। थर्ड, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल बनी, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल का गठन किया गया। चौथा पॉइंट क्या हुआ, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल बना। चौथा, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बना था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का पहला जो जज था वो था एलिज, एलिज इम्पे। पहले जज थे सुप्रीम कोर्ट को एलिज, एलिज इम्पे, इम्पे। तो इसमें मेन मेन बातें क्या की गई थी, पहले कंपनी को रेगुलेट किया गया, ईस्ट इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेशन मिला इस एक्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, रेगुलेशन। दूसरा, वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके अंडर में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर दिया गया, ये दो जगह का भी इसके अंडर में काम आ गया। तीसरी बात थी कि 4 मेंबर ऑफ काउंसिल गठित की गई गवर्नर को एडवाइज करने के लिए। 4 मेंबर ऑफ काउंसिल बनी, किसके लिए बनी, गवर्नर को एडवाइज करने के लिए। अगली बात क्या थी, सुप्रीम कोर्ट बन गया और सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बना और सुप्रीम कोर्ट के पहले जस्टिस एलिजा इम्पे बनाए गए। और नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या हुआ था इस एक्ट में, फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट ये हुआ था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले नहीं होता था, पहले होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब बनने लगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक पांचवा पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। ठीक है, अब फिर आता है एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट,
एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ये बन गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781. दिस एक्ट वाज अमेंडिंग एक्ट which removed the shortage of regulating at 1773. 1773 की जो कमियां थी, 1773 की जो लैग थे, उनको इसमें रिमूव किया गया, उसकी जो कमी थी उसको रिमूव कर दिया गया. 1773 की जो कमी थी उसको इस एक्ट में रिमूव किया गया. 1773 की कमियों को रिमूव कर दिया गया इस एक्ट में. ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे हुआ दिस रिड्यूस मेंबर ऑफ एजुकेटिव प्रोविंशियल काउंसिल, और जो मेंबर थे एजुकेटिव एंड प्रोविंशियल काउंसिल के, वो 4 से 4 to 3 थे जो एडवाइस कर रहे थे. तो ये बात की गई. और बेसिक एम ऑफ एक्ट 1773, न्यू सिस्टम ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को नए तरीके से चलाने की कोशिश की गई. यानी सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में पहले केवल इंडियन मुकदमे होते थे, लेकिन इस एक्ट में अंग्रेजों पर भी मुकदमे इस कोर्ट में चलाए जा सकते हैं, ये भी किया गया व्यवस्था. अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट. पिट्स इंडिया एक्ट आया था कब? 1784 में. किया गया 1784 में. इसमें क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहां पर एक बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया जो पूरे कंपनी को कंट्रोल करेगा. दूसरी बात क्या हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना. तो दूसरी बात ये हुआ कि 1781 के न्यू सिस्टम को रिमूव करके गवर्नर अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया. यानी अब गवर्नर के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो. गवर्नर्स अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, यानी गवर्नर के खिलाफ भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. तो ये इसकी मेन बातें हुई पिट्स इंडिया एक्ट की. पिट्स इंडिया एक्ट में क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि विलियम पिट, तीसरी बात, विलियम पिट जो है, विलियम पिट यूके के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय बिल आया था, इसलिए इस बिल का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया. ठीक है, इसीलिए इस बिल का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा. हो गया. अब आता है एक्ट ऑफ 1786. अब इसके बाद देखो एक्ट ऑफ 1786, इसमें क्या क्या मेन बात हुई? तो एक्ट ऑफ सिविल लैंड लॉर्ड कॉर्नवालिस डिमांड दैट द पावर ऑफ गवर्नर जनरल, इसमें हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस डिमांड द गवर्नर जनरल, यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल पे रखा डिमांड्स. दूसरा, दिस एक्ट वाज इनेक्टेड हिम पावर ऑफ वर्किंग गवर्नर जनरल कमांडर चीफ, और गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया गया. गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बनाया गया. गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? कमांडर इन चीफ बना दिया गया. फिर आता है चार्टर एक्ट 1793. फिर आएगा चार्टर एक्ट 1793. फिर इसमें क्या हुआ? 1793 की मेन बात है, इस एक्ट में हुआ रेगुलेशन, ऑल रेगुलेशन फ्रेम कुड गवर्न ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन बंगाल, और 20 ईयर्स के लिए कंपनी का रेगुलेशन बढ़ाया गया. 20 ईयर्स के लिए कंपनी के रेगुलेशंस को बढ़ा दिया गया. ठीक है, लाइसेंस बढ़ाया गया. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट इसका हुआ, क्या हुआ? ब्रिटिश टेरिटरी इन बंगाल, यहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी कही जाने लगी. बंगाल जो है ब्रिटिश टेरिटरी हो गया. ब्रिटिश टेरिटरी, बंगाल को टेरिटरी बना दिया गया ब्रिटिश का. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको टेरिटरी घोषित किया. इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद डिसीजन एंड रूल्स जो है इंडियन पीपल द्वारा लिए जाने की अथॉरिटी दी गई. यहाँ इंडियन पीपल को डिसीजन बॉडी में ले आया गया.
डिसीजन बॉडी में इंडियन पीपल शामिल किए गए पहली बार। चौथा पॉइंट्स क्या हुआ इसमें, चौथा पॉइंट्स ये हुआ कि प्रॉपर्टी जो राइट्स है और इंटरनल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी राइट्स इंडियन को दिए गए। इसी एक्ट में प्रॉपर्टी के अधिकार इंडियन को दे दिए गए, दिस एक्ट में प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1834, चार्टर एक्ट 1830, ये ले आए चार्टर एक्ट। दिस एक्ट रेन्यूमेड कंपनी ऑफ चार्टर फॉर 20 ईयर्स। इसमें फिर कंपनी को 20 ईयर्स के लिए आगे कर दिया गया, रेगुलेट किया गया कंपनी को। नंबर एक, 20 ईयर्स के लिए कंपनी को रेगुलेट कर दिया गया, यानी 20 सालों के लिए उसको लाइसेंस और दिए गए। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे, अब यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन चलाया जाने लगा। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन चलाने जाने, क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन चलाया गया। और आगे क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन आ गया, फिर रेगुलेट किया कंपनी, कंपनी का लाइसेंस 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। और अलाउड टू द कंटिन्यू मोनोपोली ऑफ ट्रेड। तीसरा पॉइंट जो सबसे मैंने हुआ वो मोनोपोली कंपनी की खत्म की गई, मोनोपोली ऑफ ट्रेड तो खत्म किया गया। चाइना और टी, टी का ट्रेड, केवल अब कंपनी चाइना के साथ ट्रेड कर सकती है और चाय बेच सकती है, बाकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी इस एक्ट ने। चार्टर एक्ट 1830 ने कंपनी की सारी मोनोपोली को खत्म किया। अब केवल कंपनी क्या कर सकती है, चीन के साथ व्यापार करेगी और चाय बेचेगी, ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन चलाएगी, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के नाम से शासन चलने लगा। और कंपनी का रेगुलेशन 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे अधिकार कंपनी के छीन लिए गए, ठीक है, मोनोपोली ट्रेड खत्म हुआ। अब फिर आता है 1833 का चार्टर, चार्टर ऑफ 1833, ये आ गया 1833 का चार्टर। दिस एक्ट केम इनटू बीइंग आफ्टर मेनी सोशियो पॉलिटिकल चार्जेस इन ब्रिटिश सोसाइटी। अब ब्रिटिश सोसाइटी में सोशियो पॉलिटिकल जो वो थे, चार्जेस थे, वो पूरी तरह से हैंडल किए जाने लगे। सोशियो पॉलिटिकल चार्जेस पर विशेष फोकस दिया जाने लगा। द एक्ट गेव अनदर 20 years टू ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया। इट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड, और यहाँ पर हर चीज का अपना एक फाइनल स्टेप होता है, उसको इन्होंने फोकस किया और उसी पर कंसल्टेशन शुरू कर दिया। अब फीचर ऑफ 18 एक्ट 1833, इसके मेन फीचर्स क्या थे इस एक्ट के, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। फीचर आप लिखना है नेक्स्ट, चार्टर 83 का फीचर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, जनरल ऑफ इंडिया बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। दूसरी बात क्या हुआ, और उस समय पहला जो गवर्नर जनरल इंडिया बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग बने थे, विलियम बेंटिंग को बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। फिर लॉर्ड मैकाले वाज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड द ऑफिस गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल लेजिस्लेटिव पर्पज, और कानून बनाने का अधिकार लॉर्ड मैकाले को दिया गया था, लॉर्ड मैकाले। तो इंडिया में जो इंडियन पैनल कोड है, आईपीसी, सीपीसी या सीआरपीसी, ये सब लॉर्ड मैकाले को इसी का फादर कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में रूल लाने वाला एक ही पर्सन है, वो है लॉर्ड मैकाले। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो रूल करने का अधिकार खत्म कर दिया, अब केवल कमर्शियल एक्टिविटी ही करेगी ये कंपनी। पहले जो रूल कर रही थी उसको समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, कमर्शियल एक्टिविटी करेगी। और आगे क्या कर दिया,
आगे कर दिया। और जो स्लेवरी चली आ रही थी 1843 से, दास प्रथा, उसे समाप्त किया गया। 1843 से स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया, एबॉलिश हो गई स्लेवरी, दास प्रथा को खत्म किया गया। ठीक है, तो इसकी मेन बातें ये थी, दास प्रथा को खत्म किया। अब आता है चार्टर एक्ट 1853। अब इसके बाद फिर आएगा नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, इसमें देखो क्या किया गया। This transfer the government territories and revenue India the East India Company to the British Crown। यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी जानी जाएगी। ब्रिटिश क्राउन के नाम से जानेंगे हम किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश क्राउन। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश कर दिया गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं समझी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एबॉलिश हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति हो गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गए। और इंडियन काउंसिल के 15 मेंबर कर दिए गए। इंडियन काउंसिल के मेंबर बढ़ाए गए। इंडियन काउंसिल कितने मेंबर का हो गया? 15 मेंबर की इंडियन काउंसिल बना दी गई। इंडियन काउंसिल हो गई 15 मेंबर्स की। द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, और पहली बार लोकल गवर्नमेंट हुई थी। फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो गई लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले डिसेंट्रलाइज पावर किए गए इस एक्ट में। फर्स्ट टाइम डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ इस एक्ट में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, मैक्सिमम एडिशनल मेंबर। दूसरा पॉइंट हुआ गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के मेंबर मैक्सिमम कितने रखे गए? 12 रखे गए गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के मेंबर, और इन मेंबरों का कार्यकाल 2 इयर्स किया गया। नेक्स्ट, मेंबर्स वर्किंग पीरियड, पीरियड 2 इयर्स कर दिया गया। 2 इयर्स हुआ मेंबर वर्किंग पीरियड। और फिर क्या हुआ? लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को मिलाया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता को बना दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता बनाया गया। ठीक है, अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये हो गया। बता इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये बना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें हुआ इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहला इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, इंपेरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा किया गया इंक्रीज द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंक्रीज
द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर को बढ़ाया गया। फिर क्या हुआ, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल एंड स्टेट, इसमें फंक्शन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेंटर और स्टेट के रूप में होने लगा। सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर इंक्रीज किया गया और सेंट्रल और स्टेट के रूप में कार्य करने लगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या हुआ, इसमें लॉर्ड मॉर्ले, वाइसराय लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया पहला। फर्स्ट है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आ गया। दूसरा क्या हुआ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम को फोकस किया गया। तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल। चौथा स्टेट लेजिस्लेटर भी बना, स्टेट लेजिस्लेटर की भी व्यवस्था की गई इसमें, स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, और क्या हुआ, अगस्त को डिक्लेरेशन ऑफ 1917 घोषित किया गया। अगस्त के महीने में, अगस्त AUGUST, अगस्त के महीने में क्या किया गया, 1917 माउंटेन प्रेजेंट, हिस्टोरिक माउंटेन डिक्लेरेशन, माउंटेन डिक्लेरेशन हुआ जो एक हिस्ट्री बन गया, माउंटेन डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में क्या हुआ, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें इंडिया के लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया गया, इंडियन पीपल पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड, इंडिया के लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें इंक्रीज कर दिया गया। तो इतना हो गया, अब आज ही सारा हम खींच देंगे तो ठीक नहीं है, अब कल इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ओके।